हेलो एवरीवन। देखिए, आज बताऊंगा आप लोगों को मैं 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऑफ आरसीसी डिजाइन। ठीक है, चलिए शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हम लोगों की, द शेप ऑफ एन आइडियलाइज्ड स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर कंक्रीट एज प्रेस्क्राइब्ड बाय IS 456 2000। तो IS 456 2000 के हिसाब से जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है उसका शेप क्या होगा। तो अगर देखा जाए कंक्रीट का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व वो दिखने में इस तरीके का है। ठीक है, ठीक है। तो ये जो शेप है यहां तक, अगर पूरा देखा जाए यहां से लेके यहां तक, ये हो गया हम लोगों का पैराबोलिक कर्व। उसके बाद यहां से जाके यहां से लेके यहां तक लीनियर कर्व आ रहा है। इसका मतलब पैराबोलिक जा रहा है, साथ में लीनियर भी आ रहा है। सो द शेप ऑफ द स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व ऑफ कंक्रीट इज रेक्टेंगुलर पैराबोलिक। पैराबोलिक भी है, लीनियर भी है, सो रेक्टेंगुलर पैराबोलिक। ठीक है। इन लिमिट स्टेट डिजाइन द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, इसका डेप्थ क्या होगा। देखिए, तीन टाइप ऑफ हम लोगों का रीइंफोर्समेंट्स है, FE 250, FE 415, FE 500 का। आजकल तो FE 550 भी मार्केट में अवेलेबल है। ठीक है, तो अगर उस हिसाब से देखा जाए तो लिमिटिंग डेप्थ, जो लिमिटिंग डेप्थ है वो हो गया 0.53 टाइम्स ऑफ डी, 0.53, 0.48 और 0.46 और 0.46 टाइम्स ऑफ डी। ये हो गया हम लोगों का आंसर। तो अगर देखा जाए लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, यहाँ पे इन तीनों में से कौन सा वैल्यू है। 0.53 बिल्कुल है, 0.48 भी है। तो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर जो है थोड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी है। तो इसका आंसर जो है हमें दोनों ही टिक करना है, क्योंकि यहाँ पे ये नहीं पूछा गया है कि कौन सा टाइप ऑफ रीइंफोर्समेंट है। ठीक है, तो दोनों ही आंसर होगा इसका, बी एज वेल एज डी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफ्लेक्शन कैन बी कंट्रोल्ड बाय यूजिंग द एप्रोप्रिएट। डिफ्लेक्शन हम लोग कैसे कंट्रोल करेंगे। देखिए, डिफ्लेक्शन जो है हमेशा डिफ्लेक्शन विल बी इक्वल टू दी स्पैन बाय डेप्थ रेशियो, स्पैन बाय डेप्थ रेशियो, दिस इज द डिफ्लेक्शन। ठीक है, तो ये जो कंट्रोल किया जाता है हमेशा स्पैन बाय दी डेप्थ रेशियो। ठीक है, इसके बाद क्योंकि देखिए अगर L बाई डी रेशियो हम लोग देखें तो बहुत सारे अलग अलग टाइप ऑफ बीम्स के लिए अलग अलग वैल्यू है। जैसे हम लोग की स्पैन बाय डेप्थ रेशियो इज 7 फॉर कैंटिलीवर बीम। कैंटिलीवर बीम के लिए L बाई डी रेशियो 7 हो गया। उसके बाद हम लोगों का जो है सिंपली सपोर्टेड बीम, इनके लिए L बाई डी रेशियो हो जाएगा 20। उसके बाद जो कॉन्टिन्यूअस बीम है इसके लिए हो जाएगा L बाई डी रेशियो की वैल्यू 26। तो ये जो तीन L बाई डी रेशियो है, स्पैन बाय डेप्थ रेशियो, ये तीनों को बारे में भी कभी कभार पूछा जाता है। तो ये तीन जो वैल्यू है आप लोगों को ये तीन वैल्यू भी याद रखना है। ठीक है, तो L बाई डी इज 7 फॉर कैंटिलीवर, फॉर सिंपली सपोर्टेड 20 एंड फॉर कंटिन्यूअस बीम्स इट इज 26। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द लिमिट स्टेट डिजाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर द स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन इज एज्यूम्ड टू बी। जो स्ट्रेन के डिस्ट्रीब्यूशन है लिमिट स्टेट डिजाइन में उसको हम लोग कैसा मानेंगे। द स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन इन द लिमिट स्टेट इज एज्यूम्ड टू बी लीनियर। ठीक है, जो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है हम लोग की पैराबोलिक है, लेकिन जो स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन है हम लोग का वो लीनियर होता है। तो इसका जो रिजल्ट है टिक करना है हमें लीनियर, क्योंकि स्ट्रेन के बारे में पूछा गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म कैरेक्टरिस्टिक लोड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैरेक्टरिस्टिक लोड्स मींस दैट लोड व्हिच इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बीइंग एक्सीडेड ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द स्ट्रक्चर इक्वल टू 95%। ठीक है, 95%
जो वैल्यू होगा उससे ये ज्यादा नहीं होना चाहिए, या इट शुड नॉट बी लेस देन 5%। 95% से ज्यादा नहीं होना चाहिए और 5%, सॉरी मैंने साइन जो स्मॉलर दे दिया, जो साइन होगी हम लोगों का, इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 95% एंड इट शुड नॉट बी लेस देन द 5%। तो यहाँ पे ग्रेटर देन नॉट एक्सीडेड पूछा है, शुड नॉट बी ग्रेटर देन 95%, ये हो जाएगी। तो आप लोगों को ये भी अच्छी तरह देखना है कि कौन सा पूछा गया है, नॉट ग्रेटर देन या नॉट लेस देन पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद फॉर ए reinforced concrete member totally immersed in seawater, the additional cover thickness recommended by code is। देखिए, पहला चीज तो है हमें ये पता होना चाहिए या याद होना चाहिए कि माइल्ड कंडीशन, क्योंकि कंडीशंस के बारे में पहले मैं बता देता हूँ। माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर, एक्सट्रीम। माइल्ड हो गया, मॉडरेट हो गया, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर और एक्सट्रीम कंडीशन, ठीक है। ये हो गई हम लोगों की एक्सपोजर, ठीक है। ये आइदर एक्सपोजर हो गया या कंडीशन हो गया। तो ये जो कंडीशन है इनमें जो हम लोग की नॉमिनल कवर जो होगा, नॉमिनल कवर सभी में अलग अलग होगा और ये वैल्यू आप लोग को याद होना चाहिए। जैसे हम लोग की माइल्ड में 20 होगा, माइल्ड मॉडरेट में हो जाएगी 30, सीवियर में हो जाएगी 45, माइल्ड मॉडरेट सीवियर, वेरी सीवियर में हो जाएगा आपका 50 एंड एक्सट्रीम में हो जाएगा हम लोगों की 75। 20, 30, 45, 50 एंड 75। तो यहाँ पे क्वेश्चन में ये पूछा जा गया है कि फॉर रीइंफोर्स्ड कंक्रीट मेंबर टोटली इमर्स्ड इन सी वाटर द एडिशनल कवर थिकनेस रिकमेंडेड बाय द कोड, ठीक है। अगर हम लोगों का सीवियर कंडीशन में 45 है और नॉर्मल माइल्ड कंडीशन में 20 है, तो कितना एक्स्ट्रा हम लोगों को एडिशनल प्रोवाइड करना पड़ रहा है? 45 माइनस ऑफ 20 इक्वल टू 25। इसका मतलब है जो ऑप्शन होगा वो हम लोग को 25 टिक करना है। मतलब हमें पूछा गया है कितना हमें ज्यादा प्रोवाइड करनी है जब हम लोग सी वाटर में इसको इमर्ज करेंगे मेंबर्स को, क्योंकि सी वाटर जब इमर्ज होगा जो कंडीशन हो जाएगी सीवियर कंडीशन, ठीक है। तो आंसर होगा 25। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, इन द केस ऑफ वर्किंग स्ट्रेस मेथड ऑफ डिजाइन द डिजाइन लोड इज। देखिए दो मेथड्स है, जैसे आप लोगों को भी पता है, एक हो गया हम लोगों का वर्किंग स्ट्रेस मेथड और दूसरा हो गया हम लोग का लिमिट स्टेट मेथड WSM एंड LSM। तो इसमें जो वर्किंग स्ट्रेस मेथड है, इसमें जो हम लोगों को जो लोड है, इसमें लोड को बोला जाता है कैरेक्टरिस्टिक लोड, बट लिमिट स्टेट मेथड में होगा कैरेक्टरिस्टिक लोड इनटू पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ठीक है। तो यहां पे पूछा गया है इन द केस ऑफ वर्किंग स्ट्रेस मेथड, तो आंसर हो जाएगा द डिजाइन लोड इज टर्म्ड एज द कैरेक्टरिस्टिक लोड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का द मॉड्यूलर रेशियो। देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कोड बुक में दे के रखा है और ये आप लोग को याद रखना है। Modular ratio is equal to always 280 divided by the 3 times of sigma CBC। क्वेश्चन में ये 280 by सिग्मा CBC 3 सिग्मा CBC देखा और 280 by 2 सिग्मा, तो ऑप्शन हो जाएगी हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोगों को याद रखना है। मॉड्यूलर रेशियो का जो वैल्यू है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 280 डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स ऑफ सिग्मा CBC, और खासकर ये यूज होता है WSM में, ठीक है। LSM में यूज नहीं होता है। उसके बाद नेक्स्ट है डी पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर कंक्रीट इज। देखिए कंक्रीट का जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है वो हो जाती है 1.5, मतलब कंक्रीट के चीज में हमें 1.5 मल्टीप्लाई करना पड़ता है, 1.5 गुना,
और स्टील के केस में हमें 1.15 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो अगर स्टील का पूछा जाए तो 1.15 और कंक्रीट का पूछा जाए तो 1.5। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों के परमिसेबल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ M20 कंक्रीट गेट। देखिए M20 का मतलब ही है जो मिक्स डिजाइन है इसकी वो हो जाएगी हम लोगों का 20 मेगापास्कल। इसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगा वो 20 MPa है और 20 MPa का मतलब है 20 न्यूटन पर mm²। तो अगर इसको मैं kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करूं तो ये हो जाएगी हम लोगों का 200 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का द लोड फैक्टर फॉर डेड लोड एंड लाइव लोड। देखिए हम लोगों का जो लोड है उसका कॉम्बिनेशन के बारे में आप लोगों को याद रखना है। जब डेड लोड और लाइव लोड का कॉम्बिनेशन दिया जाता है उस समय मैं 1.5 यूज करता हूं, लेकिन कभी कभार पूछा जाता है डेड लोड, लाइव लोड और विंड लोड। उसके बाद कभी कभार पूछा जाता है डेड लोड प्लस लाइव लोड प्लस अर्थक्वेक लोड। तो कॉम्बिनेशन जो है उसका कैसे मैं बताऊंगा अभी। देखिए जब डेड लोड और लाइव लोड करना है तो मैं उस समय दोनों को ही 1.5 से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है, दोनों को ही। तो इस क्वेश्चन में कहा गया है लोड फैक्टर फॉर लाइव लोड एंड डेड लोड, तो दोनों का हो जाएगी 1.5 एंड 1.5। लेकिन जब मान लीजिए 1.5 टाइम्स 1.2 टाइम्स ऑफ डेड लोड प्लस लाइव लोड प्लस द विंड लोड और अर्थक्वेक लोड, या तो दोनों में से कोई एक जब होगा, जब हम लोग तीन चीजों को सम अप करेंगे डेट इज डेड लोड, लाइव लोड प्लस और एक चीज विंड लोड या अर्थक्वेक लोड, तब हम लोग 1.2 को मल्टीप्लाई करते हैं। साथ में कभी कभार क्या होता है जब मान लीजिए या तो हम लोग डेड लोड के साथ विंड लोड भी लगाते हैं तो उस समय भी जो हम लोग का वैल्यू होगा वो हो जाएगी डेड लोड प्लस विंड लोड। उस समय भी दो क्या होगा वैल्यू, मतलब दो का जब चीज रहेगा उसमें मैं 1.5 ही मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है, 1.5 एंड 1.5। लेकिन अगर डेड लोड भी रहेगा, विंड लोड भी ना, लाइव लोड भी रहेगा साथ में विंड लोड और अर्थक्वेक लोड, तब 1.2 वैल्यू होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मिनिमम थिकनेस ऑफ लोड बियरिंग आरसीसी वॉल शुड बी। कितना होगा हम लोग की आरसीसी वॉल की थिकनेस। जो आरसीसी वॉल का थिकनेस है वो हो जाएगी हम लोगों का, क्योंकि हमें पूछा गया है मिनिमम थिकनेस, सो मिनिमम थिकनेस की जो वैल्यू होगा वो हो जाएगी हम लोगों का 10 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपको याद रखना है, मिनिमम थिकनेस ऑफ लोड बेयरिंग आरसीसी वॉल इज 10 सेंटीमीटर या 100 mm। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, फॉर दी वॉल कॉलम एंड वर्टिकल फेसेस ऑफ ऑल दी स्ट्रक्चरल मेंबर द फॉर्मवर्क इज जनरली रिमूव्ड आफ्टर। कितने दिन बाद जो फॉर्मवर्क है उसको हटाया जाता है फॉर दी वॉल्स एंड वेरियस कॉलम्स एंड वर्टिकल फेसेस ऑफ ऑल दी स्ट्रक्चरल मेंबर। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसके बारे में बहुत बार एग्जाम्स में आ चुका है, हर एक गवर्नमेंट एग्जाम में इसका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए एक तो हो गया वर्टिकल फेसेस। वर्टिकल फेसेस या तो वॉल्स में या तो वर्टिकल फेसेस का जो फॉर्मवर्क है ये हमेशा 24 टू 48 आवर्स के बाद हटाया जाता है। तो इसका जो आंसर होगा ये हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद अगर मैं स्लैब्स के बारे में बताऊं, और दो चीज है, एक स्लैब हो गया और दूसरा बीम हो गया। स्लैब्स में भी दो प्रकार के हैं, फॉर स्लैब्स स्पेनिंग अप टू 4.5 मीटर एंड फॉर स्लैब विच इज ग्रेटर देन 4.5 मीटर, ठीक है। जो स्लैब होगा 4.5 मीटर तक, ठीक है, वो स्लैब्स का जो प्रोप होगी उनका हम लोग रिमूव करेंगे आफ्टर 7 डेज, ठीक है। और जो स्लैब होगी 4.5 से ज्यादा स्पैन के, उनका जो प्रोप्स होगा प्रोप्स को रिमूव करेंगे आफ्टर 14 डेज। उसके बाद जो बीम हो गया,
बीम का भी दो बीम है अप टू 6 मीटर एंड ग्रेटर देन 6 मीटर। तो 6 मीटर वाला जो बीम है उनका मैं प्रोप्स को हटाऊंगा 14 डेज के बाद 6 मीटर तक, और जो 6 मीटर से ज्यादा है उनका मैं हटाऊंगा 21 दिन के बाद। तो हो गया 24 to 48, 7 डेज, 14 डेज एंड 21 डेज। उसके बाद और एक दो चीज है, एक तो हो गया हम लोगों की जो नॉर्मल स्लैब है, नॉर्मल स्लैब में हम लोग क्या करेंगे, प्रोप्स विल बी लेफ्ट अंडर, ठीक है, प्रोप्स को हम लोग रहने देंगे। और दूसरा जो है बीम का जो सोफिट है उस स्लो प्रोप्स विल बी लेफ्ट अंडर, मतलब प्रोप्स को हम लोग रहने देंगे, बाकी जितना भी फेसेस है उनको हटाएंगे। कैसे, जैसे हम लोगों का स्लैब हो गया, स्लोप्स के जो स्लैब है, स्लैब के नीचे जितने भी प्रोब है प्रोप्स को हटाएंगे नहीं, बाकी जो साइड्स के साइड वगैरह के फेसेस वगैरह जो है उनको हटाएंगे आफ्टर 3 days for slabs, and for beams it will be removed after 7 days। और ये जितने भी है इनमें क्या है, प्रोप्स को रिमूव करेंगे, इनमें प्रोप्स जो है प्रोप्स को रिमूव करेंगे, लेकिन ये दो चीज है इसमें हम लोग प्रोप्स को रिमूव नहीं करेंगे, ठीक है, प्रोप्स को रिमूव नहीं करेंगे, सिर्फ फेसेस को रिमूव करेंगे। तो ये हो गया फाइनली जो भी है, कितने बीम्स के टोटल 3 वैल्यू है, विद प्रोप्स एंड विदाउट प्रोप्स, स्लैब्स के भी 3 वैल्यू है, विद प्रोप्स विदाउट प्रोप्स, और साथ में वॉल कॉलम और वर्टिकल फेसेस की एक वैल्यू है, ठीक है। और ये आपको किसी भी तरह याद करना है इसका जो जितने भी वैल्यूज है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं हम लोग, द मिनिमम थिकनेस ऑफ ए रीइंफोर्स्ड कंक्रीट वॉल शुड बी, कितना होगा मिनिमम थिकनेस of the reinforced concrete wall? The thickness of the reinforced concrete wall, अभी मैंने बताया था कि इसका जो thickness है वो 10 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग की, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज मेजर्ड एट, कैरेक्टरिस्टिक कंक्रीट इज दैट स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट व्हिच इज मेजर्ड आफ्टर 28 डेज ऑफ क्यूरिंग, 28 दिन की क्यूरिंग के बाद जो भी मेजर किया जा रहा है, दैट वन इज नोन एज कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। उसके बाद मिनिमम ग्रेड ऑफ रीइंफोर्स्ड कंक्रीट इन सी वाटर एज पर IS 456 2000, मिनिमम ग्रेड जो है वो क्या होगी, देखिए आरसीसी के लिए जो मिनिमम ग्रेड होगा फॉर सी वाटर इट विल बी M30। और अगर पूछा जाए हम लोगों की आरसीसी के अलावा अगर पूछा जाए, आरसीसी का मिनिमम ग्रेड होगा सी वाटर में M30, और अगर पूछा जाए नॉर्मल कंक्रीट की, दैट इज प्लेन सीमेंट कंक्रीट, उसका मिनिमम ग्रेड सी वाटर के लिए हो जाएगा M20। सो आरसीसी के लिए M30, पीसीसी के लिए M20। दोनों के बीच में कभी कभार कंफ्यूजन भी होता है, तो आपको अच्छी तरह देखना है किसके बारे में पूछा जाता है। यहाँ पे आरसीसी के बारे में पूछा है, सो M30 होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ अल्टीमेट क्रीप कोफिशिएंट फॉर कंक्रीट इज, क्रीप कोफिशिएंट का वैल्यू क्या होगा, द क्रीप कोफिशिएंट ऑफ कंक्रीट या फॉर कंक्रीट, इट्स वैल्यू विल डिक्रीजेस विथ एज ऑफ लोडिंग, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्यों, इंक्रीज हो नहीं सकता, कांस्टेंट भी रहता नहीं है, और बाकी स्ट्रेन कांस्टेंट जो है 0.0003 ये भी नहीं है। क्यों, क्योंकि अगर मैं देखूं क्रीप कोफिशिएंट की जो वैल्यू है 7 डेज, 28 डेज और 1 ईयर, ठीक है, तीनों को अगर ये तीनों वैल्यू को याद रखना है कि क्रीप कोफिशिएंट जो है तीनों का क्या क्या वैल्यू है, जितना दिन बढ़ते जाएगा क्रीप कोफिशिएंट उतना घटते जाएगा। जैसे क्या है, पहले जो 7 दिन का क्रीप कोफिशिएंट की वैल्यू है 2.2, उसके बाद नेक्स्ट है 1.6, उसके बाद नेक्स्ट है 1.1। तो जितना समय बढ़ रहा है उतना क्रीप कोफिशिएंट क्या हो रहा है, कम हो रहे हैं। तो इट डिक्रीजेस विद द एज ऑफ लोडिंग, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं हम लोग, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर कंक्रीट एंड स्टील। देखिए मैं अभी बताया था कुछ देर पहले ही, कंक्रीट का पूछा था, यहाँ पे स्टील दोनों के पूछा है, तो 1.5 एज वेल एज 1.15।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज दैट इज बिलो व्हिच नॉट मोर देन, अभी अभी मैंने इस क्वेश्चन को भी बताया था कि इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 95% एंड इट शुड नॉट बी लेस देन 5%। सो यहाँ पे जो है शुड नॉट बी लेस देन 5% होगा, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एडिशनल कवर थिकनेस इज रीइंफोर्स्ड कंक्रीट मेंबर टोटली इमर्स्ड इन सी वाटर। सी वाटर में इमर्स करने के बाद जो एडिशनल कवर है वो कितना होगा। इस क्वेश्चन को भी मैंने अभी अभी बताया था कि जो एडिशनल कवर है सी वाटर के लिए, क्योंकि नॉर्मली माइल्ड कंडीशन में हम लोग का 20 लिया जाता है, सीवियर में 45 लिया जाता है, तो दोनों को माइनस करेंगे तो माइल्ड और मॉडरेट सीवियर को तो 25 की डिफरेंस आता है, जो कि 25 mm लिया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट इन द एक्चुअल स्ट्रक्चर इज टेकन एज। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ कंक्रीट का पूछा गया है, कंक्रीट का जो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है that one will be always taken as 0.67 times of FCK। अगर देखा जाए ये जो वैल्यू है हम लोगों का 0.67 वो कहां से आया है। देखिए कंक्रीट में जो ये 0.67 का वैल्यू है वो कहां से आया है, अगर मैं 1 को डिवाइड करूंगा उसकी पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी से, मतलब 1.5 से, तो इसका जो वैल्यू होगा वो हो जाएगी हम लोग का 0.67। ठीक है, तो वही वैल्यू है एक्चुअली 0.67 टाइम्स ऑफ FCK। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का फॉर RCC कंस्ट्रक्शन द मैक्सिमम साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट। RCC कंस्ट्रक्शन के लिए जो कोर्स एग्रीगेट की साइज है वो मैक्सिमम कितना लिया जाएगा। देखिए जो मैक्सिमम साइज ऑफ द कोर्स एग्रीगेट है, मतलब हम लोग के कंकर वगैरह जो है उसका रोरी वगैरह उसका जो साइज है वो कभी भी स्लैब के केस में ज्यादातर इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन द 1/4 ऑफ द थिकनेस। 1/4 ऑफ थिकनेस कभी भी ज्यादा नहीं होना चाहिए, चाहे वो स्लैब हो चाहे वो बीम हो, किसी में भी 1/4 से 1/4 ऑफ थिकनेस, इसकी जितना भी थिकनेस है उसको डिवाइड करेंगे 4 से, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन ज्यादातर हम लोग मैक्सिमम साइज जो है उसको हम लोग लेंगे 20 mm फॉर RCC वर्क्स। ठीक है, फॉर RCC कंस्ट्रक्शन या RCC वर्क। लेकिन कुछ ऐसे मेंबर्स भी होते हैं जिनमें जो सरिया वगैरह जो है बहुत दूर दूर में रखा जाता है, मतलब बहुत स्पेसिंग जो है सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग उनके बीच में बहुत ज्यादा है, तब उनमें हम लोग ज्यादा साइज के एग्रीगेट भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर बॉक्स में हम लोग 20 mm मानेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ स्टील। स्टील का जो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन है वो आप लोग को याद रखना है, दैट इज 12 × 10⁻⁻6 पर डिग्री सेंटीग्रेड। ये हो गया हम लोग की ऑप्शन नंबर सी। अकेले स्टील का ही नहीं है, कुछ और मटेरियल्स भी है जिनका कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन आप लोग को याद रखना है। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में ऑलरेडी मैंने इसके बारे में भी बताया था डिटेल्स में, अगर किसी को मतलब किसी ने भी देखा नहीं है तो आप लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स के मेरा वीडियो देख सकते हैं, मैं उसमें कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन के क्वेश्चंस भी कराया हूँ। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग की द टेंजाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इन फ्लेक्चर। फ्लेक्चर में हमें पूछ रहा है, तो फ्लेक्चर में जो टेंजाइल स्ट्रेंथ होगा दैट वन विल बी इक्वल टू 0.7 टाइम्स ऑफ रूट ऑफ FCK, रूट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। सो ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द मॉडुलस ऑफ रप्चर ऑफ कंक्रीट गिव्स। मॉडुलस ऑफ रप्चर, या तो मॉडुलस ऑफ रप्चर कहेंगे या तो उसको हम लोग कहेंगे फ्लेक्चरल मॉडुलस, जो कि हम लोग का क्या होगा, द मॉडुलस ऑफ रप्चर ऑफ कंक्रीट gives the डायरेक्ट टेंजाइल स्ट्रेंथ, द डायरेक्ट कंप्रेसिव द टेंजाइल इज अंडर बेंडिंग। बिल्कुल इसमें बेंडिंग है, तो ऑप्शन हो जाएगी हम लोग का ऑप्शन नंबर सी। द मॉडुलस ऑफ रप्चर ऑफ कंक्रीट गिव्स द टेंजाइल स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट अंडर बेंडिंग या अंडर फ्लेक्चर। ठीक है, दोनों में से कोई एक होगा, बेंडिंग और फ्लेक्चर दोनों सेम चीजें होता है।
उसके बाद नेक्स्ट है मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट फॉर मॉडरेट एनवायरमेंटल एक्सपोजर कंडीशन शुड बी। मिनिमम ग्रेड क्या होगा? मॉडरेट एनवायरमेंटल एक्सपोजर के लिए जो मिनिमम ग्रेड होगा, दैट मिनिमम ग्रेड विल बी M25। ठीक है, M25 इज द मिनिमम ग्रेड। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट। ठीक है, योंग्स मॉडुलस ऑफ कंक्रीट जो है वो हमेशा हम लोग लेते हैं 5000 √FC के, लेकिन हम लोगों का एक पुराना कोड बुक है IS 456 के ही। ठीक है, उसका पुराना कोड बुक में, क्योंकि लेटेस्ट कोड बुक तो 2000 की है, उससे पुराना जो कोड बुक है उसमें हम लोग क्या मानते हैं? उसमें हम लोग मानते हैं 5700 √FC के। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का एज पर IS 456 2000 द ऑर्गेनिक कंटेंट ऑफ वाटर फॉर मेकिंग कंक्रीट। ऑर्गेनिक कंटेंट कितना होना चाहिए? देखिए, जो वाटर हम लोग यूज करेंगे उसमें ऑर्गेनिक कंटेंट जो है 200 mg पर लीटर या 200 ppm, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। सो ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए, ऑर्गेनिक हो गया। फिर उसके बाद इनऑर्गेनिक कंटेंट जो है वो हम लोग का 3000 ppm होगा, 3000 ppm या 3000 mg पर लीटर। ऑर्गेनिक हो गया, इनऑर्गेनिक हो गया, सल्फेट्स हो गया। उसके बाद सल्फेट्स हो गया हम लोग का 400 ppm, क्योंकि ये सभी के बारे में पूछा जाए। ये हो गया हम लोग की ऑर्गेनिक, इसके बाद इनऑर्गेनिक, उसके बाद सल्फेट्स, उसके बाद नेक्स्ट है हम लोग की क्लोराइड्स। क्लोराइड्स जो है इनका जो कंटेंट है वो या तो 500 रहेगा, 500 ppm रहेगा जब रीइंफोर्समेंट रहेगा। रीइंफोर्समेंट रहेगा तो 500 ppm होगा, और अगर कोई भी रीइंफोर्समेंट नहीं है तो 2000 ppm होगा। इफ नो रीइंफोर्समेंट, ठीक है, रीइंफोर्समेंट नहीं है तो 2000 ppm तक जा सकता है, क्योंकि अगर रीइंफोर्समेंट रहेगा तो ज्यादा अगर हो गया तो उसमें रीइंफोर्समेंट्स में जंग लग जाएंगे बिकॉज ऑफ क्लोराइड्स। उसके बाद नेक्स्ट और एक है सस्पेंडेड मैटर। सस्पेंडेड मैटर जो है वो भी 2000 ppm होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, ये जितने भी वैल्यूज है आपको किसी भी तरह याद रखना है, क्योंकि एग्जाम्स में इनमें से कोई एक वैल्यू पूछा जाता है, या तो ऑर्गेनिक, या तो इनऑर्गेनिक, या तो सल्फेट्स, या तो क्लोराइड्स, या तो सस्पेंडेड मैटर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का इन ए सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम if the permissible stress in concrete reaches earlier than the permissible stress in steel the beam section is। देखिए, अगर सिंगली, पहला चीज है सिंगली रीइंफोर्समेंट है, और अगर इफ द परमिसिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट, कंक्रीट में पहले रीच हो जाएगा स्टील से पहले, इसका मतलब क्या है? उसमें हम लोगों ने स्टील ज्यादा डाल के रखा है, स्टील इज मोर, स्टील ज्यादा है इन कंपैरिजन टू कंक्रीट। इसका मतलब क्या होगा फिर? ओवर रीइंफोर्समेंट, रीइंफोर्समेंट ज्यादा मतलब स्टील ज्यादा, तो ओवर रीइंफोर्समेंट। सो ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर IS 456 द स्प्लिट टेंजाइल स्ट्रेंथ। स्प्लिट टेंजाइल स्ट्रेंथ के बारे में पूछ रहा है। स्प्लिट टेंजाइल स्ट्रेंथ का जो वैल्यू है, देखिए, अगर टेंजाइल स्ट्रेंथ इन फ्लेक्सर के बारे में बोले तो 0.7 टाइम्स ऑफ रूट ऑफ FCK होगा, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है हम लोग की टेंजाइल स्ट्रेंथ या तो स्प्लिट टेंजाइल स्ट्रेंथ। तो हम लोग की जो टेंजाइल स्ट्रेंथ की वैल्यू होता है वो 0.66 टाइम्स ऑफ द FCR। FCR का मतलब है हम लोगों का फ्लेक्सरल स्ट्रेंथ, जो कि ये 0.7 टाइम्स ऑफ रूट ओवर FCK है। सो टेंजाइल स्ट्रेंथ इज इक्वल टू 0.66 टाइम्स ऑफ द फ्लेक्सरल स्ट्रेंथ। सो 0.66 इंटू 0.7 करेंगे तो यहां में से कोई भी ऑप्शन है नहीं, तो ऑप्शन जब है ही नहीं तो हम लोग सीधा फ्लेक्सरल स्ट्रेंथ को क्लिक कर देंगे, टिक कर देंगे, दैट इज 0.7 टाइम्स ऑफ रूट FCK। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन की आंसर ही नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हम लोग का एज पर IS 456 2000 इन द एब्सेंस ऑफ टेस्ट दैट आर द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ टोटल स्ट्रेन फॉर डिजाइन। कितना लिया जाएगा टोटल स्ट्रेन की वैल्यू?
उसमें हम लोग स्ट्रेन की जो वैल्यू है वो लेंगे 0.0003। ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग की माइल्ड स्टील यूज्ड इन आरसीसी कन्फर्म्स टू। जो हम लोग माइल्ड स्टील यूज करते हैं आरसीसी में, उसका कोड बुक कौन सा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जो माइल्ड स्टील यूज करते हैं आरसीसी के स्ट्रक्चर्स में, दिस कन्फर्म्स टू दी IS 432। ठीक है, उल्टे तरफ से आना याद रहेगा आपको, 2 3 4। सो IS 432। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कोफिशिएंट ऑफ विंड रेजिस्टेंस ऑफ ए सर्कुलर सरफेस। कोफिशिएंट ऑफ विंड रेजिस्टेंस जो है उसका वैल्यू कितना होगा? ठीक है, जो कोफिशिएंट ऑफ विंड रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो हो जाएगा, लेकिन अलग अलग सरफेस के लिए अलग अलग वैल्यू होगा। यहाँ पे पूछा गया है सर्कुलर सरफेस, तो फॉर दी सर्कुलर सरफेस दी वैल्यू इज 2/3। उसके बाद फॉर दी सिलिंड्रिकल, ये हो जाएगा सर्कुलर, ये हो गया सिलिंड्रिकल सरफेस। सिलिंड्रिकल सरफेस में वैल्यू होगा 0.5 to 0.75। उसके बाद स्क्वायर और रेक्टेंगुलर सरफेस जो होगा, ठीक है, स्क्वायर और रेक्टेंगुलर सरफेस, उसकी जो कोफिशिएंट ऑफ विंड रेजिस्टेंस की वैल्यू होगा 1। ठीक है, स्क्वायर और रेक्टेंगुलर की 1, सिलिंड्रिकल सरफेस का हो जाएगी 0.5 to 0.75 और सर्कुलर सरफेस का होगा 2/3। अगर 2/3 को 2/3, दैट इज ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द assumption that the plane section normal before bending remains as normal even after bending is used in working stress method, in limit state method of design, in both and only in the ultimate load। देखिए, ये जो प्लेन सेक्शन से रिमेन्स प्लेन इवन आफ्टर बेंडिंग एंड बिफोर बेंडिंग, ये दोनों के लिए ही फेवरेबल है। एक हो गया लिमिट स्टेट और दूसरा हो गया हम लोग का वर्किंग स्ट्रेस मेथड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू व्हाइटनी थ्योरी द मैक्सिमम डेप्थ ऑफ कंक्रीट स्ट्रेस ब्लॉक इन ए बैलेंस आरसीसी बीम सेक्शन ऑफ विथ डी इज। कितना होगा? व्हाइटनी थ्योरी के हिसाब से मैक्सिमम जो डेप्थ होगा वो हो जाएगी हम लोग का 0.53 टाइम्स ऑफ द डेप्थ डी। ठीक है, तो बस इतना ही था आज की 35 क्वेश्चंस में से। ठीक है, बाकी आप लोग देखते रहिए, नेक्स्ट जो नेक्स्ट होगा 35 क्वेश्चंस उनको भी देखिए। ठीक है, और अगर कोई डाउट वगैरह हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या अगर कोई टॉपिक आप लोगों को लगे कि मुझे पढ़ाना है, मतलब पढ़ाना चाहिए, तो वो भी आप लोग लिख सकते हैं। एंड प्लीज, अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किए हो, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल and like the video as well, and thanks for watching the video. Thank you.